नगर निगम चुनाव पर हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप। लगातार हमारा कवरेज जारी है सुबह 10 बजे से। आपके साथ मैं नेहा बातो, मेरी सहयोगी मीनाक्षी कांडवाल मेरे साथ है और हर पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कौन सी पार्टी कौन सी सीट पर आगे चल रही है, रुझान आपके सामने है। आंकड़ों के जरिए आप समझ सकते हैं कि इस वक्त टीआरएस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं रुझानों के हिसाब से। मीनाक्षी, लेकिन नया देखिए, जिस तरह से सुबह से तस्वीर बार बार बदली है, इसलिए ये और दिलचस्प होता जा रहा है। और इस वक्त हम ये आंकड़े भी दिखा रहे हैं, 66 ऐसे सीट है जिस पर टीआरएस आगे चल रही है, 40 पर बीजेपी और एआईएमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 34 पर तीसरे नंबर की पार्टी के तौर पर ओवैसी की पार्टी इस वक्त दिखाई देती है। और जिस तरह से भारत के सबसे यंगेस्ट स्टेट में ये चुनाव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए लड़ा गया, उससे ये जरूर तय हो गया है कि अब हमेशा हमेशा के लिए कम से कम तेलंगाना में जो चुनावी पिच है वो बदल जाएगी। बीजेपी ने जिस तरह से यहाँ पर टक्कर दी है, जो पहले से दल यहाँ पर ताल ठोक रहे थे, ये तय हो गया है कि ये जो कांटे की टक्कर थी अब आगे विधानसभा चुनावों में भी इसी तरह की तस्वीर दिखाई देगी। हालांकि ये जरूर कहना होगा कि सबसे आगे इस वक्त टीआरएस चल रही है, लेकिन फिर भी अभी ये 143 सीटों के लिए यहाँ रुझान है, इंतजार करना होगा नतीजों का। बिल्कुल, लेकिन बीजेपी के लिए यहाँ पर जाहिर तौर पर उत्साहित होने का मौका है, क्योंकि जहाँ पहले जब ये नगर निगम चुनाव हुए थे तब सिर्फ 4 सीटों पर उन्होंने कब्जा किया था, अब 40 सीटों तक पहुंचने के संकेत मिल रहे हैं। यानी कि जो 2023 का लक्ष्य अब विधानसभा चुनाव का रखा गया है तेलंगाना के लिए, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में जब पहले सामने था, लेकिन आज के नतीजों से उत्साहित होकर कम से कम बीजेपी ये समझ सकती है कि उनके लिए राह उतनी मुश्किल नहीं रह गई है। मीनाक्षी, आइए सुन लेते हैं टीआरएस और बीजेपी के नेताओं का क्या कहना है। देखिए, ये पेपर बैलेट है, शाम तक रुकते हैं, फिर भी ट्रेंड पता चल रहा है कि बीजेपी लीड कर रही है, काफ़ी कंफर्टेबली लीड कर रही है। ये हमें विश्वास भी था, आत्मविश्वास भी था, हमारा प्रयास भी था। आप शाम तक प्रदर्शन भी देखेंगे, बीजेपी अच्छी करेगी। और टीआरएस पार्टी ऑलरेडी डर चुकी है। ये इलेक्शन जो मार्च 2021 में आने वाला था वो प्रीपोन करके नवंबर में लगाए, और इस हमारे को मिला 10 दिन का समय। डर के केसीआर ने प्रीपोन कर दिया, आज शेड्यूल अनाउंस कर दिया, कल से नॉमिनेशन चालू कर दिए, 2.5 दिन का वक्त दिया नॉमिनेशन के लिए और 8-9 दिन का वक्त दिए कैंपेनिंग के लिए। इसमें ही आप इतने डर गए केसीआर जी? अगर रेगुलर शेड्यूल के जैसा आता था तो 20-25 दिन रहते थे, आपके हालत क्या होता था? ये डर जो पैदा हुआ है केसीआर के मन में, यही तो हम चाहते हैं। और डराएंगे उनको और बम्बार्ड करेंगे। विल मेक श्योर हिज सन ऑल्सो लूजेस इन सिरसिल्ला में, उनका बेटा भी हारेगा। बेटी तो हारी, बेटा भी हारेगा। तरीका बदलना होगा, काम करने का ढंग बदलना होगा, काम करने के जो प्रायोरिटीज़ है उसको बदलने होंगे। और टीआरएस पार्टी तो ये सब बदल चुका है ऑलरेडी और काम अच्छे तरीके से कर रही है। तो लोगों को ये जो आर्ग्यूमेंट बीजेपी ने बताया, मुझे लगता है वो समझ में नहीं आया। मेरा पूरा मानना है चंद घंटे हमें इंतज़ार कर लेना चाहिए, पर मुझे लगता है फिर भी टीआरएस विल एमर्ज एज अ लार्जेस्ट पार्टी इन दिस इलेक्शन। तो प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है। हमारे साथ खास मेहमान चर्चा में जुड़ गए हैं। बीजेपी से गुरु प्रकाश, कांग्रेस पार्टी से अनिल यादव हमारे साथ मौजूद हैं और आबिद रसूल खान जुड़ेंगे टीआरएस से हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुरु प्रकाश जी, अभी के जो रुझान दिखाई दे रहे हैं, 40 पर दूसरे नंबर की पार्टी के साथ बीजेपी बनती दिखाई दे रही है, लेकिन अनाउंसमेंट तो ये हुआ था कि मेयर होगा बीजेपी का, क्या लग रहा है? नहीं, देखिए मीनाक्षी जी, बड़ा ही उत्साह है हम लोगों के कैंप में। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ पूरे देश को कि हैदराबाद की जनता ने मन बना लिया है, जनादेश हमें ही मिलेगा, जनता का आशीर्वाद हमें ही मिलेगा। थोड़ी देर और इंतजार करिए, बहुत अंतर नहीं है। मैं आपके माध्यम से स्क्रीन पे देख सकता हूँ 10-12 का अंतर है, लेकिन दुख तो मुझे अपने कांग्रेस के मित्र के लिए हो रहा है जो कि लगभग सिंगल डिजिट में सिमट के रह गई है। तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जिस प्रकार हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बार बार हैदराबाद में ये कहा कि वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज पे, वहां पे सड़क पे, पानी पे, कितना बड़ा वहां पे बाढ़ का मामला आया था, पूरा का पूरा टैक्स भी बर्बाद हो गया था। प्रकाश जी, ये सिविक इश्यूज तो उठे ही नहीं नगर निगम चुनाव में। इस बार तो एजेंडा कुछ अलग ही था। इस बार तो हैदराबाद का नाम बदलने की बात करी जा रही थी। इस बार तो ये कहा जा रहा था कि हाँ, वहां से हम रोहिंग्या का मुद्दा उठाएंगे, वहां से हम सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा उठाएंगे। तमाम मुद्दे ऐसे आए, लेकिन सिविक मुद्दा कोई नहीं आया। और आपसे मेरा ये भी सवाल होगा कि खुशी इस बात की ज्यादा है कि 4 से 40 तक पहुंच रहे हैं, जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक, या फिर एआईएमआईएम को थर्ड पार्टी बना दिया, इसकी ज्यादा खुशी है? नहीं, देखिए ऐसा है कि हमारे कुछ नेता जहां पे कैंपेन कर रहे थे,
अगर आप उन सभी भाषणों का, उन सभी स्पीचेस का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करिएगा, तब आप बता पाएंगे कौन सा मुद्दा हावी रहा था। हैदराबाद की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है और मुझे ये अभी जो ट्रेंड आया है उससे साफ रूप से पता चल रहा है। लेकिन देखिए, हर बार हर चुनाव में कुछ वक्रवरता होती है, कुछ मुद्दे होते हैं, सब चीजों का समन्वय और सामंजस्य से चलता है। लेकिन अंततोगत्वा जो जनता का मैंडेट है वो मैटर करता है और लोगों को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास है। हम लोगों ने बार बार ये कहा है कि हैदराबाद को टेक सिटी, मॉडर्न सिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस प्रकार एक डबल इंजन की जो बात हम बिहार में करते थे वही हैदराबाद में करने की बात है। एक समन्वय के साथ सरकार बने, बाढ़ आया, पूरा टेक सिटी बर्बाद हो गया और तेलंगाना के मुख्यमंत्री फार्म हाउस में थे। मैंने तो ये भी पढ़ा है कि वो अपने सचिवालय से निकले ही नहीं अभी तक। कितना बड़ा दुर्भाग्य है, कोई ऐसा नेतृत्व जो सिर्फ परिवारवाद में, वंशवाद में विश्वास रखता है। अब लोकतंत्र में किसी के पास भी कोई पैतृक संपत्ति नहीं है। ठीक है, चलिए आप हमारे साथ आएंगे, उनसे जवाब लेंगे इस पर। लेकिन अनिल जी, कांग्रेस पार्टी कहाँ है? बड़ी तस्वीर से आप हर जगह से गायब होते जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा फील्ड पे रही है, फील्ड पे रहेगी। जिस तरह से अभी बीजेपी के नेता बात कर रहे थे, वो जब कैमरा के सामने आते हैं तो डेवलपमेंट की बात करते हैं। अगर इनका सारा चुनावी प्रचार का अगर हम कैंपेनिंग देख लेते हैं, उनके मुद्दे पे कहीं पे भी डेवलपमेंट का, कहीं पे भी उनका नाम और निशान नहीं था। वहाँ पे आए, वहाँ पे आके लोगों को भड़काने की काम किया। एक तरफ MIM, दूसरी तरफ बीजेपी ने सारा हैदराबाद का माहौल खराब करने का कोशिश किया है। आज इस तरह से नहीं, लेकिन आप लोग क्यों फेल हो गए? जो निकाय चुनाव के मुद्दे हैं उन्हें मुख्य धारा में लाने में आप लोग क्यों फेल हो गए? बीजेपी जिन मुद्दों की बात कर रही है उनसे अगर आप इत्तेफाक नहीं रखते तो साफ सफाई का मुद्दा, सड़कों का मुद्दा, इन मुद्दों को उठाने में आप लोग क्यों फेल हो गए? आप एक बात पे ध्यान देना है। हैदराबाद का जो डेवलपमेंट हुआ है वो सिर्फ कांग्रेस के आयाम में हुआ है, कांग्रेस के गवर्नमेंट में हुआ है। चाहे जो भी मेयर पिछले डेवलपमेंट की बात अगर हम देखेंगे, सारा जो भी हैदराबाद में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आज के डेट में है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के आयाम में हो, कांग्रेस के गवर्नमेंट में हो। ये TRS के लोग आके सिर्फ खाली जो अगर आपके दौर में हुआ होता, अनिल जी, आपके दौर में हुआ होता तो आज आपकी ये स्थिति होती। और आप बार बार बीजेपी पर उंगली उठा रहे हैं। उन्होंने तो पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने गृह मंत्री को वहां पर भेजा, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को वहां पर भेजा, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को वहां पर भेजा, पूरी तरीके से वहां ताकत झोंक दी। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर आपकी पार्टी का कोई बड़ा नेता वहां पहुंचा प्रचार के लिए? आप एक बात पे ध्यान देना है, बीजेपी के सारे वरिष्ठ नेता यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि वो चाहते हैं कि हैदराबाद में फिर एक बार माहौल बिगाड़े, एक जहर फैलाने की कोशिश कर रहे थे। उसमें वो लोग कामयाब हो चुके हैं। उनका मकसद ये था कि चुनाव से ज्यादा यहाँ पे माहौल बिगाड़ो, इसका फायदा हम वेस्ट बंगाल में ले सकते हैं, चाहे दूसरे प्रदेश में जहाँ पे भी चुनाव हो रहे वहाँ पे फायदा लेने के लिए यहाँ पे उनका मकसद हैदराबाद में था। गुरु प्रकाश जी, जवाब दीजिए। अनिल भाई, माहौल बिगाड़ना मकसद था बीजेपी का। अनिल भाई देखिए, आप युवा नेता हैं, अपने दिल पे हाथ रख करके पूछ लीजिए कि भाई आपके संगठन की क्या स्थिति है। और बार बार ये क्यों कहना कि चुनाव सरल चुनाव है, चुनाव सिंपल चुनाव है। देखिए, मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन का 73rd और 74th अमेंडमेंट जाके पढ़िए एक बार। हमारे देश में 3 टायर ऑफ गवर्नेंस की व्यवस्था है। केंद्र का चुनाव हो, केंद्र में लोकसभा राज्यसभा है, प्रदेश में विधानसभा विधान परिषद है और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। गांव में पंचायत के माध्यम से, शहरों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के माध्यम से हर चुनाव को उसी श्रद्धा से, उसी शिद्दत से लड़ना है और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करना है। तो बार बार मैं सुबह से सुन रहा हूँ कि भाई आप लोगों ने इतनी ताकत की, जो कि क्यों ना झोंके भाई। लोकतंत्र में किसी को मना ही है क्या? अनिल जी, आपकी नेता क्यों नहीं आए? आपकी गठबंधन के साथ ही शिवानंद तिवारी बिहार में है, वो कहते पिकनिक मना रहे थे। देखिए, आपके लिए तो विधान। ठीक है, अनिल जी इस पे जवाब देंगे। ठीक है, अनिल जी इस पे जवाब देंगे, लेकिन पहले हम एक बार हैदराबाद का रुख कर लेते हैं। आशीष पांडे हमारे साथ वहां से मौजूद हैं। आशीष, देखिए, अभी भी फाइनल नतीजों का तो इंतजार करना पड़ेगा और रुझानों में तस्वीर बार बार बदलती हुई भी दिखाई दे रही है। फिलहाल TRS लीड कर रही है, लेकिन बीजेपी का नंबर 2 पर भी मौजूद रहना ये जरूर दिखाता है कि 2023 के विधानसभा चुनावों के लिए संभावनाओं के कई दरवाजे खुल गए हैं राजनीति में। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर हम रुझानों की बात करें तो 150 में से अभी 118 जो डिवीजन्स हैं, वार्ड्स हैं, उनके ही रुझान हमारे सामने आए हैं। इन रुझानों से 118 जो डिवीजन्स हैं उनके रुझानों में TRS आगे चल रही है, बीजेपी उनसे थोड़ी सी पीछे चल रही है। MIM ने अभी तक के रुझानों के हिसाब से और कुछ नतीजों के हिसाब से उन्होंने एटलीस्ट 4 सीटें MIM ने हासिल की हैं। अगर हम बात करें आंकड़ों की
तो जिस तरीके से बीजेपी का परफॉर्मेंस यहाँ पर बढ़ रहा है, पिछले 2016 के चुनाव में इनके पास 4 सीटें थी और वोट शेयर मात्र 10% था। अभी ये आंकड़ा 20 के को अगर हम रुझानों की बात करें तो 20 के ऊपर का है और वोट शेयर में भी वृद्धि हो रही है। 10% के वोट शेयर से लेकर बीजेपी जितनी भी ज्यादा आगे जाती है वो उनके लिए विन विन सिचुएशन ही होगा। हमें ये समझना होगा कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में अगर भारतीय जनता पार्टी के का वोट शेयर बढ़ता है तो उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी और इसी जो टारगेट को अचीव करने के लिए बड़े बड़े कद्दावर नेता और बड़े बड़े दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर नतीजे आ जाएंगे, कब तक तस्वीर साफ हो सकेगी? क्योंकि अभी तक तो हम रुझानों में ही अटके हुए हैं। कब तक आ जाएंगे फाइनल रिजल्ट्स? जी, अगर हम फाइनल रिजल्ट्स की बात करें तो शाम के बाद के आसपास में 5 से 6 बजे के आसपास में हमें करीब पिक्चर क्लियर होती नजर आएगी। घोषणा होते होते और 7 और 8 बजे बज जाएंगे, शाम के 7 और 8 बज जाएंगे। लेकिन हाँ, 5 से 6 बजे तक हमारे पास एक क्लियर पिक्चर आती रहेगी। अभी जो रुझान है वो 150 में से 118 सीटों के ही रुझान हमारे सामने हैं यहाँ पे। जी आशीष, एक बात आपसे और समझना चाहेंगे, क्योंकि जब मुद्दों की अभी थोड़ी देर पहले जब हमारे पॉलिटिकल गेस्ट हैं उनसे मुद्दों पर बात हो रही थी, निकाय चुनाव में जो मुद्दे उठने चाहिए उससे इतर राष्ट्रीय मुद्दे से भी ज्यादा बढ़कर अगर ये कहें ध्रुवीकरण वाले मुद्दे जो है वो छाए रहे इस चुनाव के दौरान। कितना जनता को इन्होंने प्रभावित किया? क्योंकि आप जब लोगों के बीच मौजूद थे, साफ सफाई का मुद्दा, सरकारी स्कूलों का मुद्दा, लाइट्स का मुद्दा, पार्क्स का मुद्दा, क्या ये कहीं पर भी आपको लेयर्स पर, सतह पर नहीं दिखाई दिया? जी, अगर हम स्थानीय मुद्दों की बात करें तो यहाँ पर मुद्दे खास तौर पे हैदराबाद में पिछले महीने में जो भारी बरसात हुई, उसके बाद जो फ्लडिंग हुई, उससे जो करीब 60,000 परिवारों के घर तबाह हुए, जो उनको मुश्किल हुई, वो एक मुद्दा था। उसके अलावा सुरक्षा और सफाई तो मुद्दा थी, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने MIM को टारगेट किया, असदुद्दीन ओवैसी जो हैदराबाद के सांसद हैं, MIM पार्टी के मुखिया, उनको टारगेट किया, ये मुद्दे जो हैं, जो कम्युनल एजेंडा था, कम्युनल मुद्दा हो, जिन्ना की बात हुई, पाकिस्तान की बात हुई, बात भाग्यनगर और हैदराबाद का नाम बदलने की हुई। आशीष गुरु प्रकाश जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं लगातार। गुरु प्रकाश जी, कोई तो वजह होगी जो आप इतना ताल ठोक के ये कह रहे हैं कि आप ही का मेयर आएगा, क्या वजह है इस कॉन्फिडेंस की? हम लोगों ने ग्राउंड पे काम किया है मीनाक्षी जी, और क्या, जनादेश जो है, जनता का आशीर्वाद है, हम लोगों को प्राप्त होगा। वो ग्राउंड पे काम करने के बाद आपको नब्ज पता चल जाता है। एक न्यूज होता है जो आप लोग चलाते हैं और एक नब्ज होता है जो हम कार्यकर्ताओं को पता होता है। और इस बार हैदराबाद के GHMC के चुनाव में हमारे कार्यकर्ता जगह जगह हर घर में इतने दिनों से, ठीक है, प्रीपोल करने के बावजूद हम लोगों ने पूरा बलपूर्वक के चुनाव लड़ा है और हम लोग आश्वस्त हैं। बहुत अंतर नहीं है, मैं आपकी टीवी स्क्रीन पे देख रहा हूँ, 10-15 का अंतर है, वो थोड़े समय तक आप देखिए स्पष्ट हो जाएगा। और हैदराबाद की जनता जो है, इस बार उन्होंने ठान लिया है कि वंशवाद को, परिवारवाद को, कुशासन को हराना है और सुशासन को दोबारा स्थापित करना है। प्रकाश जी, स्टूडियो में 2 एंकर हैं आज, नेहा भी है, मैं भी हूँ मौजूद। अनिल जी, आपसे मेरा अगला सवाल है, जो बात यहाँ पर अभी हमारे संवाददाता भी उठा रहे थे कि बीजेपी ने किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में सेंध लगाई है, एक चर्चा तो इस पर भी चलेगी। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या अब कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगाना बंद कर देगी कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है? ये आरोप नहीं, हकीकत है। जिस तरह से हैदराबाद का माहौल है, आपको जानना चाहिए, जैसे अभी हमारे एंकर वहाँ से को बताया कि जिस तरह से पूरा वहाँ पे फ्लड का सिचुएशन था, कहीं ना कहीं पूरा हैदराबाद का जो पुराना शहर का वोटर है नाराज हो चुके था। उसको पुश करने के लिए, पूरा पोलराइज करने के लिए सारा बीजेपी का जो भी साथ, पूरे जितने लीडरशिप वहाँ पे आए, सिर्फ और सिर्फ एक साथ में MIM का भी वोट बैंक पूरा सिक्योर हो जाए, साथ में बीजेपी का भी फायदा है। अभी हमारे साथी जो नहीं, पिछली बार ओवैसी जी की पार्टी नंबर 2 की थी, इस बार नंबर 3 पे खिसकती हुई दिखाई दे रही है ना, क्योंकि बीजेपी आ गई फ्रंट लड़ाई में। सारा रिजल्ट बाहर आने दीजिए, 8 बजे तक आपको पता चल जाएगा नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन किसका साथ दे रहा था, कौन किसके साथ। नहीं, बी टीम कैसे है, मैं आपसे पूछ रही हूँ, बी टीम कैसे है? बी टीम वही तो बताने की मैं बता रहा हूँ। बी टीम ऐसे है कि जिस तरह के अभी हालात है वहाँ पे कहीं ना कहीं सारा वोटर जो हैदराबाद पार्लियामेंट का है कहीं ना कहीं नाराज है, तो नाराजगी दूर करने के लिए सारा बीजेपी के वरिष्ठ नेता वहाँ पे आके प्रचार किया है। उसके वजह से सारे बीजेपी मतलब एक पोलराइजेशन हुआ है।
पूरा हिंदू मुस्लिम का जो पूरा मार्केटिंग किया है, पूरा भाग्यनगर का बात हुआ है, सर्जिकल स्ट्राइक का बात हुआ है, अगर यही बीजेपी, एक सेकंड, अगर यही बीजेपी के नेता वहां पे आके ये बोलते थे कि हम सालाना इतने करोड़ लोगों को रोजगार दिए हैं, इतने किसानों को हम लोग मदद करें, तो हम लोग वहां पे प्रचार डेवलपमेंट का बात करते थे, अच्छी बात थी। लेकिन वहां पे आके ये लोग आके क्या किए, उन लोग सर्जिकल स्ट्राइक की बात किए, जिन्ना की बात करते हैं, मंदिर जाते हैं, हर कार्यकर्ता। चलिए, ये तो बात बीजेपी और एआईएमआईएम की हो गई। आप अपनी पार्टी पे अगर फोकस रखें, बिहार से सबक लेते हुए, तेलंगाना से के आज के रिजल्ट से सबक लेते हुए, अब आगे की लड़ाई कैसे लड़ेगी कांग्रेस? आने वाले हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव, अनिल जी। कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता के बीच में रही है, जनता के जो भी समस्या है जनता के बीच में रहकर जनता का आवाज उठाएगी। जहाँ पे चुनाव तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन पार्टी हमेशा जहाँ पे भी हिंदुस्तान के कौन से भी कोने में लोगों को मुसीबत है, जो भी प्रॉब्लम है, उसकी आवाज हमारे नेता उठाएंगे, कांग्रेस पार्टी उठाएगी। चलिए, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे और खास तौर पर अपडेट्स पर हमारी नजर रहेगी, क्योंकि लगातार रुझान बदल रहे हैं और लगातार हम आपको इन रुझानों से रूबरू करा रहे हैं किस तरीके से अब बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभर रही है। पिछले चुनाव से बिल्कुल इतर एआईएमआईएम थर्ड नंबर की पार्टी बन गई है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।